नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 27 नवंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो हम थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि इन क्वेश्चनों से और भी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं वो भी हम साथ डिस्कस कर सकें। और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। इससे ये रहेगा कि जो भी करंट के पेपर होते हैं हिमाचल के, हमीरपुर बोर्ड के, शिमला के, तो वो पेपरों की PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप। और टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ भी डालता रहता हूँ मैं हिमाचल जीके से रिलेटेड और भी जीके से रिलेटेड, तो आप ज्वाइन कर लें। जो ये कुछ वो होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। आजकल जो पैटर्न चला है हमीरपुर बोर्ड का उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। द स्टेपल फूड ऑफ द वैदिक आर्यन वाज। वैदिक आर्यन का मुख्य भोजन था, जो वैदिक आर्यन का मुख्य भोजन था वो था मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। बी इसका सही आंसर है, दूध और उसके उत्पाद। अगर हम वैदिक काल की बात करें कि कौन से टाइम पीरियड में रहा है वैदिक काल, तो 1500 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड माना जाता है वैदिक काल का। ठीक है। अगर हम इसमें ही ऋग्वैदिक काल की बात करें, जो क्वेश्चन बनता है ऋग्वैदिक काल से कि इसका ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना था, तो 1500 से 1000 ईस्वी इसका टाइम पीरियड रहा है ऋग्वैदिक काल का। और ऋग्वैदिक काल से क्वेश्चन बनते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है इसमें कितने उपनिषद थे। ऋग्वेद जो ऋग्वेद है इसमें कितने उपनिषद थे, 108 उपनिषद थे। ठीक है। वेद 4 थे और महापुराणों की संख्या इसमें 18 थी। ये क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। और ऋग्वेद में ये पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल थे, तो 10 मंडल थे ऋग्वेद में, ये आपको पता होना चाहिए। और जो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में है ऋग्वेद के, तो यह तीसरे मंडल में है। ये भी आपने ध्यान में रखनी है बात। ठीक है। और 9वें मंडल में सोम की चर्चा की गई है ये ऋग्वेद में। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि सोम की चर्चा कौन से मंडल में की गई है ऋग्वेद में, तो ये की गई है 9वें मंडल में। तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है। और एक 10 राज वार हुई थी, 10 राज युद्ध हुआ था, तो इसका उल्लेख भी ऋग्वेद में किया गया है। और यह युद्ध 10 राज जो युद्ध है यह आर्यों तथा अनार्यों के बीच लड़ा गया था। तो ये भी यह बात आपने ध्यान रखनी है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 122, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द क्रैडल ऑफ बुद्धिज्म। भारत के किस राज्य को बुद्ध धर्म का पालना कहते हैं, तो यह कहते हैं आपके उत्तर प्रदेश को। 122 का सी सही आंसर है। अगर हम बौद्धिज्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, तो इससे कुछ क्वेश्चन बनते हैं पेपर में जो लगातार आते रहते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि जो कहाँ महात्मा बुद्ध हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है। और जन्म कौन सी ईस्वी में हुआ, तो जन्म इनका हुआ 563 ईसा पूर्व। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम है। पिता का नाम पूछ लिया जाता है, सुद्धोधन इनके पिता का नाम है। और इनकी माता का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो माता का नाम इनका महामाया है। और अगर हम बात करें कि जो महात्मा बुद्ध है इनका पालन पोषण किसने किया, तो इनका पालन पोषण इनके मौसी महाप्रजापति ने किया, क्योंकि इनकी माता जी बचपन में ही इनका देहांत हो गया था माता जी का, तो इनका पालन पोषण बाद में मौसी महाप्रजापति ने किया। और अगर हम इनके बौद्ध महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की बात करें, तो गृह त्याग को महाभिष्णीकरण कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कि महाभिनिशीकरण किसे कहते हैं, तो यह गृह त्याग को कहते हैं महात्मा बुद्ध के। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको बोध गया नामक स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना। इनका पहला उपदेश पूछ लिया जाता है पेपर में कि बताओ इनका पहला उपदेश इन्होंने कहाँ पे दिया, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ठीक है। जो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है, ये भी आपने ध्यान रखनी है बात। और इनकी परिनिर्वाण के बारे में पूछ लिया जाता है कि इनका परिनिर्वाण कहाँ पे हुआ, तो
इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो महात्मा बुद्ध के समकालीन बिंबिसार थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो आपने ध्यान रखनी है ये बात भी। और काउंसिल के बारे में पूछ लिया जाता है कि संगतियाँ, बौद्धिज्म की संगतियाँ कहाँ पे हुई, कौन सी सदी में हुई और किस शासक के शासनकाल में हुई? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें इनके संगतियों के बारे में, तो जो फर्स्ट संगति हुई थी तो वो हुई थी 483 ईसा पूर्व और हुई थी ये राजगृह में। ठीक है, और किसके शासन के दौरान हुई? तो ये हुई अजातशत्रु के शासन के दौरान। सेकंड जो बौद्ध काउंसिल हुई थी वो हुई थी 383 ईसा पूर्व, वो हुई थी वैशाली में और कालाशोक के टाइम। ठीक है, कालाशोक उस टाइम शासक थे। और जो थर्ड काउंसिल हुई थी वो हुई थी 250 ईसा पूर्व और वो हुई थी, जगह थी पाटलिपुत्र। और किसके काल में हुई थी? तो यह अशोका के काल में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना है। और जो फोर्थ बौद्ध काउंसिल हुई थी, फोर्थ, तो वो फर्स्ट ईसा पूर्व हुई थी, पहली शताब्दी में हुई थी। और ये हुई थी आपके कुंडलवन कश्मीर में। और इसका जो शासक थे उस टाइम वो कनिष्क थे, उस टाइम शासक, इनके अंडर हुई थी ये फोर्थ बौद्ध काउंसिल कुंडलवन में। तो ये सारी बातें अपने ध्यान रखनी है। और बौद्ध एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो बौद्ध ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? तो जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो लिखे गए हैं पाली भाषा में ये। और पिटक पूछ लिया जाता है कि सूत पिटक, विनय पिटक, अधिधम पिटक का कौन से धर्म में है? तो ये बौद्धिज्म में है। ठीक है, और सूत पिटक हमें क्या बताते हैं? तो सूत पिटक हमें यह बताते हैं कि ये बौद्ध धर्म के जो भी सिद्धांत हैं उनके बारे में सूत पिटक में बताया गया है। विनय पिटक में बताया गया है कि बौद्धिज्म के नियम क्या क्या हैं, इनके नियमों के बारे में बताया गया है। और अधिधम पिटक में बताया गया है कि बौद्ध दर्शन, जो बौद्ध दर्शन है उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है अधिधम पिटक में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है बौद्धिज्म से रिलेटेड कि जो बौद्ध का जन्म प्रतीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म प्रतीक है वो कौन है? जन्म का प्रतीक वो कमल और सांड इनके जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और ज्ञान का प्रतीक है पीपल, तो ये बोधि वृक्ष। तो ये सारी आपने ध्यान में रखनी है बातें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये सारी बातें पूछी गई हैं अक्सर एग्जाम में, तो आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 123, लैंग्वेज यूज्ड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका इज, अशोक के स्तंभ शिलालेख में किस भाषा का इस्तेमाल हुआ है? तो ये हुआ है आपका प्राकृत भाषा का। 123 का बी सही आंसर है। अगर हम अशोक के बारे में बात करें कि कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर में, तो एक तो ये पूछ लिया जाता है कि अशोक राजा बनने से पूर्व कहाँ का गवर्नर था? तो अशोक राजा बनने के पूर्व उज्जैन और तक्षशिला का गवर्नर था। ठीक है, और एक कलिंग आक्रमण के बारे में पूछ लिया जाता है कि अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया, कौन सी डेट को, कौन सी ईयर में किया, कौन से ईसा पूर्व किया? तो 261 ईसा पूर्व इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। और जो कलिंग का जो आक्रमण है वो कौन से शिलालेख में है? ठीक है, तो 13वां जो शिलालेख है उसमें वर्णन किया गया है कलिंग के आक्रमण का। ये भी आपने ध्यान रखनी है बात। और अशोक के पूछ लिया जाता है कि अशोक को बौद्धिज्म की जो दीक्षा है वो किसने दी? तो अशोक को बौद्धिज्म की दीक्षा उनके गुरु उपगुप्त ने दी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक तो अशोक के शिलालेख के बारे में ये पूछा जाता है कि अशोक के शिलालेख कौन सी भाषा में थे? तो ब्राह्मी भाषा में थे अशोक के शिलालेख। और जो स्तंभ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए? अशोक के जो स्तंभ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए। और टोटल कितने शिलालेख हैं अशोक के? तो टोटल 14 शिलालेख हैं। ये सारी बातें अपने ध्यान रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 124, तोला कपियम संबंधित है। तो ये तोला कपियम संबंधित है आपका व्याकरण से, सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें तोला कपियम की, तो ये तमिल व्याकरण है, तमिल भाषा में है ये व्याकरण। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 125, द बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड, जो तराइन 1191 की लड़ाई मोहम्मद गौरी और खालिस्तान के बीच में, तो ये लड़ाई हुई मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में।
तो सी इसका सही आंसर है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो लड़ाइयाँ हुई। एक तो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, एक तो 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो 1191 में हुई, उसमें क्या हुआ था कि उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, परंतु उन्होंने फिर मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया था। और जो सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गौरी से और उन्होंने उनको मार दिया था। तो ये थी बैटल ऑफ तराइन। अगर हम बात करेंगे अगर मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन आता है। तो 1175 ईस्वी में इन्होंने पहला आक्रमण किया था भारत पर, मुल्तान पर, 1175 ईस्वी में। और मोहम्मद गौरी के एक सेनापति थे बख्तियार खिलजी, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया कर दिया था। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में बनता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने डिस्ट्रॉय किया था। तो ये डिस्ट्रॉय किया था बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी के सेनापति थे। ये गुलाम थे, गुलाम सेनापति थे मोहम्मद गौरी के। क्वेश्चन नंबर 126, बहमानी किंगडम वाज फाउंडेड इन द ईयर। बहमानी राज्य किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया आपका 1347 में। 126 का सी सही आंसर है। अगर हम ये क्वेश्चन बनता है एक बहमानी साम्राज्य से कि इसकी स्थापना किसने की बहमानी साम्राज्य की, तो इसके संस्थापक थे अलाउद्दीन बहमद शाह, जिसे हसन गंगू भी कहते हैं। यह बहमानी राज्य के संस्थापक थे। तो ये भी आपने बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 127, विच फिलॉसफी इज कॉल्ड द अद्वैता। कौन से दर्शन को अद्वैत कहते हैं। तो अद्वैत कहते हैं आपके दर्शन। 127 का सही ए। जो अद्वैत दर्शन है वो शंकराचार्य ने दिया। ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वशिष्ठाद्वैत दर्शन है, वो किसने दिया। तो वो दिया रामानुजाचार्य ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 128, द साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। वैज्ञानिक समाज किन के द्वारा स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया आपका सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सी इसका सही आंसर है। अगर हम साइंटिफिक सोसाइटी की बात करें, तो यह फाउंड की गई कौन से प्लेस पे, ये पूछ ली जाती है कभी कभी। तो ये अलीगढ़ में फाउंड की गई थी। और कौन से ईयर में की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जो साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ अलीगढ़ है, यह 1864 में फाउंड की गई। तो ये आपने ध्यान में रखनी है बात। और ये जो सर सैयद अहमद खान है, इन्होंने ही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करी है 1875 ईस्वी में। और वही बाद में डेवलप होके आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की, या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। तो ये स्थापना भी शायद अहमद खान ने ही की। तो ये बातें अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड एज ए लिंग्विस्टिक स्टेट इन। आंध्र प्रदेश भाषीय राज्य के रूप में कब स्थापित किया गया। तो ये स्थापित किया गया है 1953 में। ठीक है। अगर हम बात करें जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था भाषीय आधार पर, वो क्या हुआ था कि एक फजल अली आयोग की सिफारिश पे पुनर्गठन किया गया था। तो जो ये फजल अली आयोग की सिफारिश पे सन 1956 में क्या किया गया कि जो भाषीय आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, तो उसमें कितने राज्य और कितने स्टेट, कितने राज्य और कितनी यूटी बनाई गई। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें 14 राज्य और 6 यूटी बनाई गई। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में। क्वेश्चन नंबर 130, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। निम्न में से कौन मूलभूत अधिकारों का संरक्षण है। तो ये है आपके न्याय तंत्र, ये संरक्षण करते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स की। और अगर हम बात करें मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स की, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आपके यूएसए के संविधान से। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स वहीं से लिए गए हैं। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स की कितनी है, तो 6 हैं हमारे टोटल फंडामेंटल ऑफ राइट्स। और कौन से आर्टिकल में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो ये आते हैं आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो ये बातें भी अपने ध्यान में रखनी है।
क्वेश्चन नंबर 131, हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में कितने मूलभूत कर्तव्य हैं? तो मूलभूत कर्तव्य हैं भारत के संविधान में 11। तो अगर हम बात करें अगर हमारे मूलभूत कर्तव्यों के फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये कहाँ से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं यूएसएसआर, रसिया से लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। पहले जब संविधान बना था तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, और फिर ये जो 42वां 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, तो इसमें ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो किसकी सिफारिश पे ऐड की गई? तो जो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी उसकी सिफारिश पे ऐड की गई ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और जो कौन से आर्टिकल में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आर्टिकल नहीं, कौन से पार्ट में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़? दो आती हैं आपके पार्ट 4A में, ठीक है। और आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल में भी पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल में आती हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो आर्टिकल 51A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। पार्ट हो गया आपका 4A, और आर्टिकल हो गया 51A, इसमें आती हैं ये फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। और जो जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी तो वो शुरू में कितनी थी? तो शुरू में 10 थी ये। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी शुरू में 10 थी, और बाद में ऐड हुई 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। तो इसमें क्या हुआ था कि राइट टू एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ऐड हुई, ठीक है। तो ये 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी, राइट टू एजुकेशन। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है सारी। क्वेश्चन नंबर 132, हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश प्रधान कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ए इसका सही आंसर है। और जो इसमें ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे भी जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। और अगर हम बात करें और भी मिनिस्टर्स की, तो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर कौन रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के? फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर तो बलदेव सिंह फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट जो हेल्थ मिनिस्टर रही हैं इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो वो रही हैं राजकुमारी अमृता कौर, ठीक है। और इसमें 2-3 मिनिस्टर और हैं, जैसे फर्स्ट होम मिनिस्टर के बारे में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के? तो वो रहे हैं वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर भी पूछा जाता है पेपर में कि कौन रहे हैं, तो श्री मुखम सेठी फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। और फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट जो राष्ट्रपति पूछ लिए जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के, फर्स्ट राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट राष्ट्रपति रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 133, हु होल्ड्स द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। कौन सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति रखता है? तो ये शक्ति रखता है संसद, पार्लियामेंट इसकी शक्ति रखता है। अगर हम संसद की बात करें तो संसद की बात ये पूछ लिया जाता है कि संसद कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो संसद है आपका आर्टिकल 79 में। और राज्यसभा पूछ लिया जाता है कि राज्यसभा कौन से आर्टिकल में है? तो राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, 80 में है। और लोकसभा आर्टिकल 81 में है, ठीक है। और प्रेसिडेंट का आर्टिकल भी पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है। वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 63 में है। तो ये सारे आर्टिकल भी आपने ध्यान में रखने हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 134, हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार का कार्यकारी ऊपरी कौन है? तो ये है आपके गवर्नर, बी इसका सही आंसर है, गवर्नर। अगर हम गवर्नर के आर्टिकल की बात करें कि गवर्नर कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 153 153वें आर्टिकल में गवर्नर हैं हमारे। तो ये क्वेश्चन थे हमारे हिस्ट्री और पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है। तो आप डेली इस लेक्चर को लगाया करें, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।